हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12th. सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी. स्टे एट होम, स्टे सेफ. दोस्तों अभी अगर आप सच में अगर हम भारतीयों को कुछ करना चाहिए तो घर पर रह करके अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहिए यार. घर पर रहना भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपको इस कंट्री के लिए. आप रियली अगर इस देश से प्यार करते हो तो घर पर रहिए. स्टे एट होम, स्टे सेफ. और साथ में पढ़ाई भी करना यार. लॉकडाउन के बाद फिर तो पढ़ाई स्टार्ट होगा ही अपना. तो लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि पढ़ाई से दूरी बना लो. दूरी मत बनाइए, घर पे रहिए, पढ़ाई भी कीजिए साथ में. दोस्त हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा कूलम्स लॉ. क्या होगा दोस्तों? कूलम्स लॉ. तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ. अपनों के बीच में रहो यार, ठीक है? पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ भी पता नहीं. वैक्सीनेशन वैसे बहुत तेज़ी से चल रहा है. बहुत जल्दी हम लोग सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे सब इस कोरोना बीमारी से, ठीक है? तो तब तक हम लोग को है ना घर पर रहना चाहिए. और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कम से कम है ना बाहर निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करो. क्योंकि रियली इस समय इंडिया बहुत परेशानी है इंडिया को. इंडिया बहुत तकलीफ में है. तो हम लोग को इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए कंट्रीब्यूट अपने तरफ से. तो वो हम लोग का घर पर रहना. ठीक है दोस्तों? चलो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ. आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद आकिल. ठीक है, सो प्लीज़ स्टार्ट. हम लोग जो सबसे पहले करना चाहते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ. देखो दोस्तों, वह मेरे साथ ऐसा है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था ना, मतलब मेरा फ़ोन जो था ना, मोबाइल, वो कोई मतलब मैं जा रहा था बात करता हुआ, और कोई है ना वो हाथ से लेके भाग गया, बाइक पे बैठा हुआ था. तो मेरा नंबर बंद हो गया था. मैं किसी बच्चे का व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया. तो आप लोग है ना मेरा नया व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए. 7978004225. इस पर कॉलिंग भी मिलेगा आपको और इस पर व्हाट्सएप भी आपको मिल जाएगा. ठीक है? आप इस नंबर पे कॉलिंग और व्हाट्सएप मुझसे कर सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है? चलो बच्चा पार्टी, हम लोग देखते हैं इसके लेक्चर्स पे आते हैं. किस पर आते हैं दोस्तों? लेक्चर्स पे आते हैं. आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर होगा. एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर होगा. इस लेक्चर में हम लोग को मेनली पढ़ना कूलम्स लॉ. क्या पढ़ना है दोस्तों? कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है? कूलम्स लॉ किसके लिए डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ पढ़ना है दोस्तों. ये सब चीज़ पढ़ना है. अब देखो, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, किसका बात करें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स फोर्स. कूलम्स फोर्स इसी को बोला जाता है, कूलम्स फोर्स. इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कूलम्स फोर्स. ये हमेशा याद रखिएगा, ये फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्ज होता है. ये जो कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कौन सा फोर्स होता है? फोर्स बिटवीन टू टू रेस्ट चार्ज, रेस्ट पॉइंट चार्ज. अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम्स फोर्स किसको कहते हैं, तो कूलम्स फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि दो रेस्ट चार्ज के बीच में जो लगता है, दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के जो बीच में लगता है, दैट इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स. कूलम का बल बोलते हैं इसको हिंदी में. क्या बोलते हैं दोस्तों? कूलम का बल. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है. ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. चलिए हम लोग इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं. स्लाइड में ही देखते हैं. देखो, अगर हम लोग बात करें फोर्स का, फोर्स जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है. एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है दोस्तों, ठीक है? एक कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब जो फोर्स कॉन्टैक्ट के कारण लगता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. जो फोर्स कॉन्टैक्ट के कारण नहीं लगता दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे एग्जाम्पल कि देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसमें कॉन्टैक्ट का जरूरत होता है क्या? नहीं, कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं होता है. इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होगा. हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. तो देखो एग्जांपल आप देख सकते हैं. फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगता है दोस्तों? जब दो फोर्स आपस में कॉन्टैक्ट में होता है. या फिर आपका टेंशन फोर्स हो गया. ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. अब आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है दोस्तों. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट. इसके लिए है ना कॉन्टैक्ट, बॉडी का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं होता है लगने के लिए. और हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. तो दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है, ये जरूरी है कि दोनों कॉन्टैक्ट में हो? नहीं ना. इसको हम लोग कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या मेरी बातें क्लियर है? और हम लोग फोर्स का
और हम लोग जो ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है दोस्तों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए जैसे सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। देखो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स के द्वारा ये अट्रैक्ट करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स या फिर कूलम्स फोर्स। ये आपको बच्चा अच्छे से याद रहना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स। ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। देखो ये इसी लाइन के अबाउट चल रहा है ना, इसी लाइन के अबाउट दोनों चार्ज के सेंटर टू सेंटर से एक लाइन क्रॉस लाइन क्या करो बनाओ। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इसी लाइन के अलोंग लगेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा दोस्तों। जैसे हम आपको इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे देखो इस पे जो होगा ना इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा F, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा F, समझे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, अट्रैक्टिव है। कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। याद रखिएगा अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है क्या है और दूसरा भी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स जो लगेगा आपका वो किधर लगेगा बताता हूँ मैं आपको। और एक ले लो आप नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव में फोर्स कितना लगता है। देखो पॉजिटिव जो पॉजिटिव रिपेल करेगा, क्या लग करेगा, रिपेल। हमेशा जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लाइन। देखो दोनों चार्ज का लाइन एक ही, यही लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है ना, उसी के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा। इस लाइन के अबाउट जो लाइन डॉटेड है, कौन सा है, डॉटेड लाइन। देखो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर एफ। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, एफ। किधर लगाएगा, एफ। समझ गए। देखो पॉजिटिव जो रिपेल करता है ना, तो रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और रिपेल मतलब धक्का देगा ना, तो ये वाला इसको इधर धक्का देगा तो इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर धक्का देगा तो इधर वाला फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। चलो पॉजिटिव निगेटिव का बात करते हैं, किस पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा दोस्तों तो एक बात समझिए, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, खींचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर एफ। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज इस पर किधर फोर्स लगेगा दोस्तों, इधर एफ। इस तरह से फोर्स लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में कैसे फोर्स लगता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है, ये अच्छे से आपको आई होप क्लियर होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो पहले तो इसको लिख लो, जो इसमें लिखने वाला चीज़ें लिख लीजिए फास्ट। अब हम लोग और आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना ये हमेशा लगता है बिटवीन, एक्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये किसके बीच में लगेगा, पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक है दोस्तों, हमेशा किसके बीच में लगेगा, पॉइंट चार्ज के बीच में। और चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज इज एट रेस्ट, रेस्ट वाले पोजीशन में चार्ज होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों, रेस्ट वाले पोजीशन में आपका क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। आपको और मैं बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अगला पॉइंट देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिसमें वर्क डन इन अ वन साइकिल जो होता है दोस्तों, वर्क डन इन अ वन साइकिल जो होता है वो होता है जीरो। वो क्या होगा, जीरो। जिस फोर्स का वर्क डन इन अ वन साइकिल, क्या इन अ कंप्लीट साइकिल या इन अ वन साइकिल अगर जीरो हो जाए वर्क डन, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर कंजर्वेटिव फोर्स का एक और एग्जांपल होता है कि जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका स्प्रिंग फोर्स, आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का। अच्छा अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला देखोगे तो अब देखो जो कूलम्स फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करता है। किस में एक्ट करता है, इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। इट इज एक्शन
इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, इट इज अ एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है आप जानते हैं, हर फोर्स दुनिया में एक्शन रिएक्शन में लगता है, ये फोर्स एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन में लगाता है। जैसे इस पे देखो, लाल काला वाला लाल वाले पे अगर इधर फोर्स लगाता है तो लाल वाला भी काला पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर ही फोर्स लगाएगा ना। समझ में आया बात? सोचो सोचो अच्छे से देखो, अगर लाल पॉजिटिव चार्ज है और काला क्या नेगेटिव चार्ज है, अगर काला वाला लाल पे इधर फोर्स लगाएगा तो लाल वाला भी काला पे इधर फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन पेयर लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। और देखो कंडीशन क्या होना चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार मार करके, आप लिख लेना। कंडीशन फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो कंडीशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल। कोई भी दुनिया में कोई फोर्स अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या देखना है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों होता है अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन वाइज ये क्या होना चाहिए दोस्तों, अपोजिट होना चाहिए। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए, डिफरेंट बॉडी, इस पर एक्ट होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी पर ये फोर्स आपका एक्ट होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो कूलम्स फोर्स क्या होता है दोस्तों, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। कूलम्स फोर्स हमेशा चार्ज एट रेस्ट के लिए बोला गया है, ठीक है। कूलम्स फोर्स जो होता है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। और अगर देखोगे तो मैं एक दो पॉइंट और लिख देता हूँ इसमें आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है दोस्तों, ये रिपल्सिव फोर्स लगाया। पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा कूलम्स फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, ठीक है। अगर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज नेगेटिव ले लो दूसरा चार्ज पॉजिटिव ले लो, तो ये कौन सा लगाएगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। याद रखिएगा, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। इस तरीके से देख लो अच्छे से, नोट स्क्रीन पॉज करके पहले नोट डाउन करो इसको, पहले क्या कर लो दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो। चलो और देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं, देखो कूलम से ही है, देख लो यही है वो बंदा है जो आपको इतना सारा परेशानी दिया, ठीक है। अगर ये होता ही नहीं तो कूलम्स फोर्स होता ही नहीं, ना आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते, ना आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, ना ही उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो आप पढ़ रहे होते। और एक बात और भी है, देने का बहुत मतलब फायदा भी हुआ दोस्तों, आप इतना प्रोग्रेस भी तो किए हो ना यार। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये आपको याद रहना, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो कूलम्स लॉ क्या बोलता है आपका, सुनिएगा। कूलम्स लॉ ये बोलता है, ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ। मान लो दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, दूसरा क्या है दोस्तों, Q2 है, ठीक है। और मान लो कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, R, कितना है दोस्तों, R है दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। अब देखो इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना, देखो ये चार्ज जो होगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, और आपका ये वाला चार्ज जो होगा इस पर फोर्स लगाएगा। नहीं समझे बात, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर, इधर लगाएगा, इधर। मैं इसको लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन, देखो फोर्स ऑन चार्ज 2 है बाय 1, तो इधर लिखेगा, इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन, और इधर क्या लिख रहा हूँ, बाय। जिसके द्वारा लगा उसको बाद में लिख रहा हूँ, जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख रहा हूँ। इधर क्या होगा दोस्तों, फोर्स ऑन 1 Q1 पे है बाय 2, F12 लिख रहा हूँ। देखो याद रखना इस दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखिएगा ये बात, आपको मैं वो पहले बता दिया हूँ कूलेंट फोर्स में, F12
F12 बराबर क्या होगा, F21। बेटा डायरेक्शन में ये अपोजिट होगा, बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो ये तो हो गया लगता कैसे है, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो बात कर लिया हम लोग, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, इसलिए एक फोर्स इधर लगा, एक चार्ज एक फोर्स इधर लगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोला गया कि ये जो फोर्स होता है ना, ये जो दोनों तो वैल्यू इक्वल है, दोनों फोर्स का वैल्यू, ये जो फोर्स होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज। देखो इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है। देखो इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल में है ना, ठीक है। और इनवर्सली वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है बच्चा पार्टी। दोनों को मिलाओगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको फिर से देखोगे तो देखो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम लोग, इसको अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे। क्या लाएंगे दोस्तों, एक कांस्टेंट लाएंगे, जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट बोला गया है इसको, कूलम कांस्टेंट बोलते हैं इसके को क्या बोला गया है, कूलम्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा। अब बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देख लो अच्छे से, स्क्रीन पॉज करो, इसमें कुछ लग रहा है लिखने वाला तो लिख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीन पॉज कीजिए पहले, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखो इसके का जो वैल्यू होता है ना, इसके का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कूलम्स कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो आपका कूलम्स फोर्स क्या हो गया दोस्तों, ये आपका कौन सा फोर्स है, कूलम्स फोर्स। देखो ये जो फोर्स है, ये दो चार्ज के बीच में फोर्स है। मान लो एक चार्ज सपोज करो बच्चा पार्टी Q1 है, एक चार्ज क्या है Q1 है ना, और दूसरा चार्ज क्या है दोस्तों Q2 है। दोनों के बीच का दूरी मान लो R है, कितना है, दोनों के बीच का दूरी R है। सपोज करो दोनों के बीच का दूरी क्या है दोस्तों, R है। तो फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। डिनोट करेंगे K से, किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, K से। इसका जो K का जो वैल्यू होता है ना, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, K का जो वैल्यू होता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड है ना, डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है वो उस पर डिपेंड करता है। इस K का वैल्यू, इस K का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है, दोनों चार्ज के पीछे मीडियम कौन सा है, उस मीडियम पे इस K का वैल्यू क्या करता है दोस्तों, डिपेंड करता है। अब देखो K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को, चलो अब अगले पे आते हैं हम लोग, आगे आपको मैं समझा रहा हूँ। हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को निकालोगे तो इसको देखो, इसको तुम है ना इधर भेज दो और इस एफ को इधर ले लो, तो यही बनेगा ना, यही बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ से अगर इसका यूनिट बनाओगे दोस्तों, अगर यहाँ से इसका यूनिट बनाओगे तो यूनिट क्या होगा बताना तुम, चलो मैं यूनिट बताता हूँ इसका यूनिट बताओगे। देखो 1 का कोई यूनिट नहीं, सी का क्या, क्यू चार्ज का क्या होता है, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो गया अपॉन कूलम स्क्वायर हो गया अपॉन, देखो फोर्स का क्या होता है न्यूटन। 4 पाई का कोई नहीं, 4 पाई क्या है आपका कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं। आर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या होगा, यूनिट निकालने आपको आना चाहिए, डायमेंशन भी निकालना आपको आना चाहिए। अब देखो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, ये जो होता है वो क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। किसके लिए दोस्तों, फॉर फ्री स्पेस और एयर मीडियम के लिए। किसके लिए, एयर मीडियम के लिए। तो याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये जो फॉर्मूला है सुनिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों आपका,
ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये किसके लिए है? फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम के लिए है। ये किसके लिए है? एयर मीडियम के लिए, एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम, और वैक्यूम मीडियम। ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब लेंगे? जब मीडियम क्या हो आपका? एयर या वैक्यूम हो। जब मीडियम कुछ और होता है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग ले लेते हैं एप्सिलॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखा था कैसे? ऐसे आप C लिख दो, है ना, और उसको एक बीच में इस तरह से लकीर मार दो। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एप्सिलॉन। क्या करते हैं दोस्तों? एप्सिलॉन। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। ये जो होता है कूलेंट फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये किसके लिए होता है? एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए डिफाइन किया गया। देखो अपने पास ज़्यादातर मीडियम क्या होता है? एयर या वैक्यूम होता है, नहीं होता है, तो हम लोग इसके लिए डिफाइन किया। अदर मीडियम के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदर मीडियम के लिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो और देखो हम लोग, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अब अभी मैं आपको निकाल के बताया था, क्या होता है? न्यूटन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है यूनिट ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है किसका? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तीनों सेम बात है, तीनों क्या है आपका? सेम बात है। अच्छा एक बात और, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के, यही तो के माने थे ना, इसके का वैल्यू कितना होता है? इसके का, अरे इसको के माने थे ना तुम। देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये हुआ, ठीक है, पाई 4 का वैल्यू जानते हैं, सब चीज़ इसमें पुट करोगे, सब चीज़ इसमें पुट करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻9। कितना आता है दोस्तों? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझे? ये इसका है, देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है ये होता है इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा इसका वैल्यू SI में, ये जो है किस में है? SI में। ये वैल्यू जो है SI में दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9। अगर हम लोग CGS में बात करें, किसका बात करें? CGS में अगर बात करें कूलम्स कांस्टेंट के का वैल्यू फॉर एयर मीडियम के लिए जो होता है वो होता है आपका 1। इसके लिए CGS में कितना होगा? 9 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर, स्टैट कूलम का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा इसका। CGS यूनिट में इसका वैल्यू कितना होता है? 1। और SI यूनिट में इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे नोमरिकल्स भी करते हैं। पहले हम लोग इसका कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोमरिकल्स पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है प्योर बोर्ड के लिए, किसके लिए? प्योर बोर्ड के लिए क्लास है। अब देखो तुम, अब यहाँ से देखो, फोर्स में दो बात होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स अपन के लिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स होता है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें दो बातें आपका, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड का भी डिस्कशन करना है, डायरेक्शन का भी डिस्कशन करना है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन का बात कर लो, तो डायरेक्शन के बारे में आपको बता दिया गया दोस्तों। डायरेक्शन जो निकालते हैं हम लोग, वेक्टर तो पढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्शन उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपके लिए आपको वो चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों को लाइन से ज्वाइन कर दिए। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तुम देखोगे तो इस चार्ज पर, सॉरी इस चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, इस फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? F12। क्या लिखें दोस्तों? F12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F12? मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2। F12 देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अच्छे से। ये पहला वाला जिस पर लग रहा है वो फोर्स है, और दूसरा वाला दोस्तों जिसके द्वारा लग रहा है वो चार्ज है, ठीक है। F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ठीक है। और ये कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू। अब देखो F12 का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों? F12 का डायरेक्शन इधर होगा ना, तो इधर वाले वेक्टर से हम लोग पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। R21 का क्यूब, R देखो इधर से क्या होगा? R21 ही तो होगा ना आपका, R21 का क्यूब, इस तरीके से।
अब देखो उसी तरह F12 भी लिखोगे तो उसी तरीके से लिखाएगा आपका। ये होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है दोस्तों? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप चाहते हो कूलम्स लॉ तो मैं फिर से एक बार बता सकता हूँ, इफ़ यू वांट मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये फिगर लिख लेना, ठीक है दोस्तों, ये फिगर लिख लेना और लिखने का तरीका सुन लो। लिखने का तरीका मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। देखो फोर्स है ना ऑन वन ड्यू टू टू लिखना है तो पहले लिखो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? के मतलब 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो F12 लिख रहे हैं तो F12 वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखो। F12 इधर है, इधर में यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपका? आर, यहाँ पे देखो R21 है ना, R21 का यूनिट वेक्टर लिख दो। R21 का यूनिट वेक्टर। अच्छा R21 को कैसे लिख सकते हो दोस्तों? R21 का यूनिट वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। मैग्नीट्यूड ऑफ R21 क्या? R ही तो है आपका ना। मैग्नीट्यूड ऑफ R21 क्या हो जाएगा? R ही हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया R21 का। इसकी जगह पे आप यही लिख सकते हो ना, तो यहाँ से लिखोगे तो कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। इसको यहाँ पे मैं पुट कर दिया, नीचे आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा इंटू R21 वेक्टर। जो पहले लिखा होता वो यहीं से लिखा गया था दोस्तों। उसी तरह अगर आप F12 लिखना चाहते हो, F12 वेक्टर लिखना चाहते हो, क्या लिखो? K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। R12 मतलब इस डायरेक्शन में आपका, इस डायरेक्शन में देखो R12 वेक्टर है तो R12 के डायरेक्शन में क्या होगा आपका? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। या फिर इस यूनिट वेक्टर को आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो तो क्या लिखोगे आप? K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर। देखो यहाँ पे क्यूब लिखोगे तो यहाँ वेक्टर लिखोगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर। क्या लिखोगे आप? यूनिट वेक्टर। आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आया होगा। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ से देखोगे ये वेक्टर R21 वेक्टर और R12 वेक्टर में अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे का क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है दोस्तों? डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, मतलब अगर लिखोगे मैथमेटिकली तो क्या होगा? R12 बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ R21, माइनस ऑफ R21। देखो दोनों फोर्स को मैं इस तरीके से नीचे लिख दूँ आपको, ठीक है। ये होता है, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, तो F21 बराबर क्या हो गया? -1/4 इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब। ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अब उसी तरह ये देखोगे यहाँ से आप, देखो ये आपका हो गया फोर्स, ठीक है दोस्तों, F12। अब देखोगे यहाँ से लिखोगे तो लिख सकते हो ना F21 बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ F12 होगा ना, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लगा इधर बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट होता है ना। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इसी तरीके से लिखोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है दोस्तों? अपोजिट है। दोनों पे जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा पेज स्लाइड इधर आ गया आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F21 बराबर F12, ठीक है। और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। कोलेंस फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर किस तरह के चार्ज के लिए मतलब अप्लीकेबल होता है? तो आप याद रखिएगा, आपको मैं शुरू में बताया था ये किसके लिए होता है दोस्तों अप्लीकेबल? स्टैटिक चार्ज के लिए। याद है आपको? ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टैटिक चार्ज, है ना। देख लो अच्छे से क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड बोर्ड पे यार, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई द कूलम्स लॉ इज। ये किसके लिए मतलब कूलम्स लॉ सेटिस्फाइड होता है? इट इज ओनली फॉर ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। इट एक्ट along the line joining the two charges considered to be a point charges। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा ऑप्शन, इट इज अ ट्रू फॉर मूविंग चार्जेस। बोथ ए एंड बी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। मैं आपको जस्ट पॉइंट वाइज इसको बताया था। कैसे बताया था? पॉइंट वाइज। अब लोग पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मान लो कोई कंडक्टिंग सरफेस है या कुछ किसी तरीके का सरफेस, मान लो कोई इंसुलेटर है या कंडक्टिंग सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अलग अलग टाइप से होता है।
मान लो वायर है, कोई कोई मान लो एक तार है, क्या है दोस्तों, वायर। मान लो आपका एक वायर है, ठीक है। अगर तुम इस पर चार्ज दोगे तो क्या होगा, इसके पूरे लाइन पर चार्ज आ जाएगा ना। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो कोई सरफेस है, कोई क्या है, सरफेस डिस्क टाइप का, क्या है, डिस्क। अगर तुम इस पर चार्ज दोगे तो पूरे सरफेस पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है इसमें, पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कोई आपका स्फेयर है, 3D ऑब्जेक्ट स्फेयर, अगर तुम इस पे चार्ज दोगे तो क्या होगा, पूरे पूरे वॉल्यूम में है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इसी के बेस पे मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा आपका, दूसरा ले लो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा ले लो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो कि दोस्तों, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है ना, यहाँ पे चार्ज कम है, देख रहे हो आप। या मान लो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल एक और अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कोई बॉडी है, स्फेयर ले लो, क्या ले लो, स्फेयर। मान लो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज दे दिया आपको, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज दे दिया। मान लो यहाँ पे एक का दो का इस तरीके से चार्ज है। देखो, क्या इसमें हर जगह सेम टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या इसका कंसेप्ट समझ पा रहे हैं आप, आई होप आप इसको समझे होंगे। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, हम लोग पढ़ते चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दोस्तों। जैसे मान लो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पढ़ते हम लोग किसके लिए दोस्तों, कोई रॉड हुआ जिसमें मतलब पूरे लेंथ पे सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो वायर है, तो वायर में कोई एरिया वेरिया थोड़ी होता है, वायर में सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, सिर्फ क्या होता है दोस्तों, लेंथ होता है। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कोई सरफेस क्या है, कोई मान लो डिस्क है, या फिर मान लो कि आपका कोई प्लेट है, उस पर चार्ज दोगे तो हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कोई 3D ऑब्जेक्ट है, लाइक सपोज करो कि आपका इंसुलेटेड स्फेयर है, तो हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये देख लो अच्छे से, चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है दोस्तों, जैसे चार्ज, टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज अपॉन, टोटल चार्ज अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन। जैसे देखो, लीनियर है तो लेंथ आएगा, लीनियर के लिए क्या आएगा, लीनियर का बात करें तो इसमें एल आएगा, क्या आएगा दोस्तों, एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, एरिया आ जाएगा। आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे तो टोटल चार्ज क्यू अपॉन एल हो जाएगा। आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। अगर अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, टोटल चार्ज क्या है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। ये होता है आपका, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, वन बाय वन हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से। कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, लेमडा से। अब देखो, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, एल। याद रहेगा ये बात। जैसे मान लो कोई रॉड है या कोई वायर है जिसमें चार्ज लगा हुआ, तो टोटल चार्ज मान लो क्यू है, इस पर कितना है, क्यू चार्ज है इस पर, क्या क्यू अपॉन एल क्या हो जाएगा आपका, लेमडा का वैल्यू। क्यू अपॉन एल क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा का वैल्यू। अब देखो यहाँ से आप ये अच्छे समझ गए। थोड़ा सर्कुलर रिंग का बात कर ले, किसका बात कर ले, देखो मान लो कोई सर्कुलर रिंग है, इसमें इसमें टोटल चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम लोग बात कर ले, मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर था, रेडियस कितना था दोस्तों, आर। तो लेमडा बराबर क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू, ठीक है। अब देखो, अपॉन ये टोटल लेंथ होगा ना, टोटल लेंथ कितना होता है, अरे रिंग में अगर देखोगे ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पेरीफेरी तो है, पेरीफेरी क्या होता है, 2 पाई आर, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। लेमडा बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर, देख लो अच्छे से, इसको लिख लेना, सबको नोट डाउन करना, बाद में कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, बाद में कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। अब देखो अब देखो, लेमडा बराबर, या फिर ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम लोग, लेमडा चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन 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 लेंथ ऑफ एलिमेंट डालते हैं, ये थोड़ा सा ओवरलैप करके, अपॉन क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट है दोस्तों।
अपॉन लेंथ ऑफ एलिमेंट। क्या मेरी बातें क्लियर? लेमडा क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको? लेमडा क्या होता है आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल लिखते हैं हम लोग। इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है दोस्तों? चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर इसका क्या होगा? यूनिट हो गया, ठीक है। डायमेंशन का बात करो, कूलम का डायमेंशन क्या होता है? ए टी, और लेंथ का एल होता है, तो टोटल डायमेंशन आएगा एल इनवर्स एम नोट टी वे पावर वन आई वे पावर वन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी सेम तरीके से डिफाइन किया गया, ये भी सेम तरीके से डिफाइन किया गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? सिग्मा से। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको दोस्तों? सिग्मा। और आपका सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है दोस्तों? टोटल चार्ज अपॉन एरिया आपका। अब देखो मान लो कोई आपका डिस्क है, देखो डिस्क को हम लोग ऐसे इसलिए बनाए, डिस्क को आप लोग बोलोगे सर गोल क्यों नहीं बनाए? देखो डिस्क को हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? इसलिए इस तरह से बना हुआ है। मान लो इसका रेडियस आर था, ठीक है, तो रेडियस इसका आर ले लिया गया, क्या ले लिया गया? चार्ज टोटल क्या ले लिया गया है? क्यू। तो देखो अगर इसका सिग्मा निकालोगे तो क्या होगा? टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया करेंगे, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अरे डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया सिग्मा। इसके लिए क्या हो गया दोस्तों? सिग्मा। अब देखो सिग्मा बराबर अगर आप एलिमेंटली अगर निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, तो क्या लिखोगे? चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन अपॉन एरिया ऑफ एलिमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या सिग्मा को आप डी क्यू अपॉन डी ए भी लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी। यूनिट क्या होगा? चार्ज पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर मीटर। डायमेंशन भी बता सकते हैं, एल पे पावर -2 एम नोट एल पे पावर 1 टी पे पावर 1, इस तरीके से। क्या मेरी बातें क्लियर है? इसके बाद हम लोग आते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। ये भी सेम उसी तरह से डिफाइन किया जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं? 3D ऑब्जेक्ट या कोई इंसुलेटेड बॉडी है उसके लिए डिफाइन करते हैं। इंसुलेटेड 3D बॉडी होता है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन वॉल्यूम, क्यू अपॉन वॉल्यूम। रो बराबर क्या होगा इस केस में? क्यू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग एक स्फीयर को ले लें जिसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, जिसका रेडियस आर है और चार्ज क्या है दोस्तों? क्यू। रेडियस कितना ले रहा हूँ? आर, चार्ज कितना ले रहा हूँ? क्यू, ठीक है। तो स्फीयर का हम लोग बात कर लें तो इस रो कितना होगा? चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका हो गया रो हो गया, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका ऐसे निकलता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग रो को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी बी। क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन डी बी। देखो यहाँ पे डी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी क्यू। अब यूनिट की बात करते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, एल पे पावर -3 एम नोट, ठीक है, आई पे पावर 1 टी पे पावर 1, इस डायमेंशन पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, हम इसको ना टेबल वाइज कर लें। क्या कर लें? टेबल वाइज। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपको रॉड का एग्जाम्पल होगा। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी में या तो वायर मिलेगा आपको या तो फिर रॉड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रिलेशन क्यू लेमडा बराबर क्यू बाय एल होता है आपका। यूनिट निकाल सकते हैं आप, हर चीज़ निकाल सकते हैं। एक मैं है ना टेबल में बना दिया हूँ इसको। किस में बना दिया हूँ दोस्तों? टेबल में। अब देखो अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का बात करो तो स्फीयर टाइप का बॉडी होता है आपके सामने, सिमेट्रिकल टाइप का ही बॉडी होगा ना, ठीक है। इसमें रो बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन बीच, इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन ये होगा आपका, और आप रो बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये तो उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों? उल्टा हो गया, बट होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो रो को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी क्यू अपॉन डी बी, डी क्यू अपॉन डी बी, इस तरीके से। अच्छे से ना इसको स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीन शॉट ले लो, क्या ले लो दोस्तों, और इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी में। इसमें सब सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बोर्ड लेवल का आपका, ठीक है। अब देखो आज के लिए ना दोस्तों हम लोग अपने लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एकदम लगे रहिए, स्टे ट्यून विद अस, और प्लीज़ स्टे एट होम, ठीक है। और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा द इनोवेशन फैमिली हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। अपना डेडिकेशन पूरा दिखाएगा आपको द इनोवेशन फैमिली।
आज के लिए थैंक यू दोस्तों, स्टे एट होम, स्टे सेफ।